हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन अमेंडमेंट्स की जो कस्टम्स में आई हैं। कस्टम के सिलेबस में जो हमारी अमेंडमेंट है। अब सर ये कस्टम के सिलेबस में जो अमेंडमेंट है बहुत ही थोड़ी सी हैं, मुश्किल से 3 अमेंडमेंट्स हैं बट इम्पॉर्टेंट है। पहली अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल ऑफ एंट्री से रिलेटेड। बिल ऑफ एंट्री की फाइल करने का समय क्या होता था। हम पहले बात करेंगे ओल्ड लॉ की बात करेंगे। ओल्ड लॉ में यानी पुराने लॉ में बिल ऑफ एंट्री सर मैं 2 पार्ट में बांट देता हूँ। एक वेसल और एयरक्राफ्ट और दूसरा व्हीकल। ओके ये बच्चों अभी मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड लॉ की। तो ओल्ड लॉ में 2 तरीके से बिल ऑफ एंट्री फाइल हो सकती थी वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में। एक था आफ्टर द डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट और एक था बिफोर डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट। ये बच्चों हम बात कर रहे हैं पुराने लॉ की। और व्हीकल के केस में सिर्फ एक ही तरीका था आफ्टर द डिलीवरी ऑफ इंपोर्ट रिपोर्ट। इसमें एक सिचुएशन होती थी कि अगर आप एडवांस बी फाइल करना चाहते हो तो बस एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, द वेसल और एयरक्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव विद इन 30 डेज फ्रॉम सच प्रेजेंटेशन। तो आपका जो वेसल और एयरक्राफ्ट था उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल विद इन 30 डेज होनी चाहिए थी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंपोर्ट मैनिफेस्ट से। ये पुराना लॉ। नए लॉ में क्या किया कि सर एडवांस बी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कर दिया है व्हीकल्स पे भी। ओके यानी अब आप व्हीकल के केस में भी एडवांस बी फाइल कर सकते हैं और बिल्कुल सेम इफ द व्हीकल इज एक्सपेक्टेड टू अराइव विद इन 30 डेज। बस याद रखें व्हीकल के केस में जो वर्ड यूज होता है दैट इज इंपोर्ट रिपोर्ट। तो इंपोर्ट रिपोर्ट के बाद ही पहले बी फाइल होती थी, लेकिन अब इंपोर्ट रिपोर्ट से पहले भी बी फाइल हो सकती है इफ द व्हीकल इज एक्सपेक्टेड टू अराइव विद इन 30 डेज। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि सर अब व्हीकल के केस में भी एडवांस बी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो गया है, यानी बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट आई है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 जो हेल्प करता था डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यूएशन जानने के लिए। तो बेसिकली सेक्शन 15 डील करता था रेलेवेंट डेट से। रेलेवेंट डेट वो 2 चीज़ों के लिए बताता था। एक तो बताता था डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी, यानी कौन सी डेट की हम ड्यूटी यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटी। और दूसरी वो जो बताता था वो बोलता था सर रेलेवेंट डेट फॉर टैरिफ वैल्यूएशन, हम टैरिफ वैल्यूएशन कौन सी डेट का लगाएंगे। एडवांस बी के कॉन्सेप्ट व्हीकल के अंदर आ जाने से इसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं यही हमने देखना है और इसी को हमने समझना है और ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। हम पहले इसमें पुराने लॉ की बात करेंगे कि पुराना लॉ क्या था इस चीज़ के ऊपर। सेक्शन 15 में ये लिखा हुआ था कि सर हमारी रेलेवेंट डेट होगी इन केस of goods which are imported from vessel or aircraft. The relevant date will be date of presentation of BE or date of entry inward or arrival of aircraft. Date of entry inward of vessel or arrival of aircraft, whichever is earlier. और व्हीकल्स के केस में सिर्फ एक ही डेट दे रखी थी और वो थी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बीई। क्योंकि बच्चों पहले व्हीकल के केस में आपकी एडवांस बीई अलाउड ही नहीं थी, बट एडवांस बीई अब अलाउ कर दी गई है। इससे पिछले वाली अमेंडमेंट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि सर अब एडवांस बीई व्हीकल के केस में भी अलाउड है। तो सर बस अब इनको सबको छोड़ दिया गया और सेक्शन 15 में सिंपली लिखा गया कि सर अब रेलेवेंट डेट क्या होगी। सर चाहे वेसल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे व्हीकल हो, नाउ द रेलेवेंट डेट विल बी डेट ऑफ बीई और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड इन केस ऑफ वेसल और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल विच एवर इज अर्लियर। सर सिमेट्री आ गई, सिंप्लीफाइड हो गया।
बहुत ही आसान अमेंडमेंट सर। बस एक बात याद रखनी है कि सर व्हीकल के केस में पहले एडवांस बी नहीं होती थी, अब है, यानी व्हीकल को भी अब बिल्कुल वेसल और एयरक्राफ्ट के जैसे बना दिया गया। पहले से उसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर चलता था, उसमें हम एडवांस बी फाइल नहीं कर सकते थे, बट अब हम एडवांस बी फाइल कर सकते हैं। तो उससे रेलेवेंट डेट पे क्या फ़र्क पड़ा सर? पहले अलग अलग होता था, पहले व्हीकल के केस में विच एवर अर्लियर नहीं होता था, क्योंकि सर बीई तभी फाइल होती थी जब इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल हो जाती थी, यानी एडवांस बीई नहीं थी। अब बच्चों सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, बीई और एंट्री इनवर्ड और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट और व्हीकल विच एवर इज अर्लियर। एक बात बच्चों ध्यान रखनी है, एंट्री इनवर्ड वेसल के लिए यूज होता है और अराइवल एयरक्राफ्ट और व्हीकल के लिए यूज होता है। एक और अमेंडमेंट खत्म सर कस्टम की। ये बच्चों कस्टम की तीसरी अमेंडमेंट है और अमेंडमेंट आई है सेक्शन 8B में। सेक्शन 8B डील करता है सेफ गार्ड ड्यूटी से। बच्चों कस्टम में कोई इतनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स नहीं है, फिर भी हम इनको ज़रूर पढ़ेंगे। सिर्फ 3 ही अमेंडमेंट्स हैं सर जो हमारे लिए रेलेवेंट हैं। रेलेवेंट क्या, सिर्फ 3 ही हैं, उसमें से भी हमारे लिए रेलेवेंट एज सच कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हम इसको देख लेंगे। सेक्शन 8B डील करता है सर सेफ गार्ड ड्यूटी से। सेफ गार्ड ड्यूटी पहले कहा जाता था कि सर अगर SEZ गुड्स मंगा रहा है बाहर से, या कोई 100% EOU गुड्स मंगा रहा है बाहर से, या कोई सर फ्री ट्रेड जोन वाला गुड्स मंगा रहा है बाहर से, तो सेफ गार्ड ड्यूटी उन्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है जब तक स्पेसिफिकली किसी नोटिफिकेशन से एप्लीकेबल ना हो। अब सिचुएशन क्या है? अब बोला गया कि अगर सर यही लोग गुड्स मंगा रहे हैं बाहर से और उन गुड्स को डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेल कर रहे हैं, या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स अल्टीमेटली डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेल किए जाएंगे, तो वो गुड्स उतने आर्टिकल्स जो DTA में बेचे गए, या वो आर्टिकल्स जो प्रोडक्ट्स में यूज़ हुए जो अल्टीमेटली DTA में बेचा गया, उन पे सेफ गार्ड ड्यूटी इन लोगों को भी पे करने की ज़रूरत है। पहले इन लोगों को सर सेफ गार्ड ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं थी, अब इन लोगों के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अगर इन्होंने आर्टिकल्स बाहर से मंगाए और उन आर्टिकल्स को DTA में डायरेक्टली सेल कर रहे हैं, या उन आर्टिकल को किन्हीं प्रोडक्ट्स में लगा रहे हैं जो कहाँ पे सेल किए जा रहे हैं, DTA में, तो सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगी उस पोर्शन आर्टिकल्स पे जो आर्टिकल्स या तो डायरेक्ट बेचे गए DTA में, या फिर किन्हीं प्रोडक्ट्स में लगा के वो DTA में बेच दिए गए।